आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? चीजों को एक जगह पे सेटअप करना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड किया कि पार्टी करेंगे 25 दिसंबर को, मस्त क्रिसमस पार्टी करेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग क्या की है कि 25 दिसंबर को पार्टी की है। अब उस पार्टी में कोल्ड ड्रिंक्स, आपका डीजे म्यूजिक, ये सब आएगा। तो ये सबको जमा करना, कोई केटरिंग का व्यवस्था देख रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स का व्यवस्था देख रहा है, यानी खाने पीने का, कोई डीजे का व्यवस्था देख रहा है। तो ये सब क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइजिंग। डिसाइड हुआ 17 जनवरी को स्कूल में स्पोर्ट्स डे हो, ये प्लानिंग है। अब कहां से आएगा, कौन चूना लेकर आएगा, कौन स्टॉप वॉच लेकर आएगा, मेडल्स कहां से आएंगे, ये सब व्यवस्था किसमें अंडर आएगा? ऑर्गेनाइज। बिजनेस करना है कार का, प्लानिंग। अब लोन लेना, फैक्ट्री सेटअप करना, गवर्नमेंट से परमिशन लेना, वर्कर्स लाना, ये सब किसमें आ जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जो काम आपने डिसाइड किया उसके लिए सब कुछ अरेंज करना, क्या कहेंगे उसको? ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। और ऑर्गेनाइजिंग में बहुत सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे बिजनेस करने के लिए आपको बहुत चीजें चाहिए, गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, लेबर चाहिए, मशीन चाहिए, अगर खुद के पास उतना पैसा नहीं है तो लोन चाहिए। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप, तो ये सब किसके अंडर में आ जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग। अगर इसको मैं डिफाइन करूं, अ प्रोसेस दैट इनिशिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, मतलब प्लान बना लिए लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना किस में आएगा? ऑर्गेनाइजिंग। पिकनिक जाना है, प्लान हो गया, अब बस बुक करना है, खाने वाले को लाना है, जहां रुकेंगे वहां का जगह को एक बार सर्वे करना है, तो ये सब किसके अंडर में आ जाएगा? ऑर्गेनाइजिंग। तो a process that initiate implementation of plans by clarifying jobs and working relationships, deploying resources for attainment of goal। क्यों जा रहे पिकनिक? एंजॉय करने के लिए। अब उस गोल को अचीव करना है, इंजॉयमेंट वाला गोल। अब उसके लिए हमें बहुत सारे कामों को बांटना पड़ेगा। तू भाई लकड़ी लेके आना, भाई वहां पे चलाना है। तू भाई केटरिंग का व्यवस्था देख ले। तू भाई बर्तन ले आ, डीजे का व्यवस्था तेरा है। इस तरह से लोगों को अलग अलग काम दे देंगे और फिर जो हमारा गोल है इंजॉय करना, उसको हम अचीव। बिजनेस में गोल दे दिए, लेबर लाने की जिम्मेदारी तेरी, गवर्नमेंट से परमिशन लाने की जिम्मेदारी तेरी, अच्छे सीए को रखने की जिम्मेदारी तेरी। सबको अलग अलग काम दे दिए। गोल क्या है? कंपनी सेट करके प्रॉफिट कमाना। तो ये सब किसके अंडर में आ जाएगा? और बिना ऑर्गेनाइजिंग के आप गोल अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज कोई भी प्लान तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक वो ऑर्गेनाइज ना हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। नंबर वन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले ये देखो क्या काम आपको करना है, कौन सा धंधा में आ रहे हो, कौन सा बिजनेस करो, होटल का, कार का, शोरूम का, आपका फिशिंग का, कौन सा बिजनेस में आ रहे हो। उसके बाद काम को आइडेंटिफाई करो, बिकॉज जो काम होगा ऑर्गेनाइजेशन उसी हिसाब से बनेगा। अगर मैं होटल खोल रहा हूं तो मेरे को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोगों को रखना पड़ेगा जिसको होटल मैनेजमेंट का नॉलेज हो। अगर मैं कार का शोरूम खोल रहा हूं तो मेरे को ऐसे लोगों को रखना पड़ेगा जिनको कार के शोरूम का, फैक्ट्री का नॉलेज हो। अगर मैं मेडिसिन में जा रहा हूं, पैरामेडिकल में, मेडिसिन में जा रहा हूं, आपका फार्मेसी में, तो मेरे को ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में रखना पड़ेगा जिसको मेडिकल फील्ड का नॉलेज हो। तो सबसे पहले काम देख लो कौन सा काम है, फिर उस काम को डिवाइड करो। डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, ताकि एक आदमी के ऊपर काम का बर्डन ना हो। और काम को जब आप बांटोगे उसको जॉब कहते हैं। जब आप पूरे, जैसे काम है हमारा, रेस्टोरेंट खोल लिया अपन ने, हमारा काम है खाना बनाना, लेकिन उसमें भी तो काम को बांटना पड़ेगा कि भैया कॉन्टिनेंटल तू बनाएगा, इंडियन तू बनाएगा, चाइनीज तू बनाएगा, रोटी का काम तू देखेगा, मॉकटेल का काम तू देखेगा। तो काम को अपन क्या कर रहे हैं? बांट दे रहे हैं ना। वैसे जैसे बैंक में भी होता है ना, बैंक में आप जाते हो, चेक डिपार्टमेंट अलग, कैश डिपार्टमेंट अलग, इंक्वायरी डिपार्टमेंट अलग, लोन डिपार्टमेंट। बैंक का काम है पैसे का लेन देन, पर उसमें भी कितने सारे डिवीजन है। ऐसे। तो सबसे पहला क्या था? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। नंबर टू, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, एक जैसे कामों को आप एक डिपार्टमेंट में डाल दो। जैसे एक हो गया परचेज डिपार्टमेंट, उसका काम क्या है? रॉ मटेरियल लेकर आना। अब उस रॉ मटेरियल में भी तो टाइप्स होंगे, कोई सीमेंट होगा, कोई टाइल होगा, कोई ब्रिक्स होगा, ईटा होगा, समझ गए। अब परचेज डिपार्टमेंट एक है, अब उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट, ईटा लाने का काम किसी और का, सीमेंट लाने का काम किसी और का, गिट्टी लाने का काम किसी, पर वो तीनों किस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं? परचेज डिपार्टमेंट।
तो डिपार्टमेंट बनाना और एक जैसे कामों को एक डिपार्टमेंट में डाल देना। सेल्स डिपार्टमेंट, उसका काम क्या होगा? सेल्स करना। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, उसका काम क्या होगा? एक कंपनी के लिए अच्छा सा एडवर्टाइज बनाना। जैसे अभी पार्ले जी ने बहुत अच्छा एडवर्टाइज किया। जैसे आज गणपति जी आ रहे हैं हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, तो परंपरा रही है कि जो लड़के हैं वही लेकर आते हैं। तो उस एडवर्टाइज में दिखा एक बच्ची, प्यारी सी छोटी सी 7-8 साल की बच्ची पूछती है, मैं मम्मी लेकर आऊं? तो उसकी मम्मी बोलती है, बेटा ये परंपरा नहीं है, मर्द मतलब जो पुरुष है, मेल है, वो लेकर आता। तो एक लड़का पार्ले जी खाते आके बोलता है, ये परंपरा को हम इस साल से परिवर्तित करके लड़कियां भी बप्पा को लेकर आएंगी। काम को शुरू करने से हिंदू धर्म में श्री गणेश कहते हैं। तो कितना अच्छा मैसेज गया। तो तुमको क्या लगता है एडवर्टाइज ऐसी बन गया? उसके पीछे उस डिपार्टमेंट ने मेहनत की होगी, सोचा होगा, तब जाके उसको लाए। तो इस तरह से डिपार्टमेंट में काम होता है। तीसरा, आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, लोगों को काम देना और उसमें उनको आप पूरा डिटेल बताओगे उनका काम क्या है, कितने घंटे काम करना है, छुट्टी कितना होगा, सैलरी क्या मिलेगी, बोनस क्या मिलेगा। तो ये सब जिस डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा उसको कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी में एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है वर्कर को जिसमें उसके काम का A to Z डिटेल लिखा होता है, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन। फोर्थ, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कृष्ण ने एसी चलाया यार, गर्मी लग रही है। हर वर्कर को आपको एक सीनियर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वर्कर के ऊपर सीनियर नहीं है तो कभी अपने काम को सीरियसली नहीं लेगा और अपने काम को मिसयूज करेगा, अपने पावर को। लेकिन अगर उसके पास एक अथॉरिटी है ऊपर में, उसको पता है अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे अपने सीनियर अथॉरिटी को जवाब, आई हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर माई एक्शंस, वरना अपने वर्क को वो सीरियसली नहीं लेगा। तो क्या बोलेंगे? स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप वेयर एवरी सबऑर्डिनेट हैज अ सीनियर एंड द सबऑर्डिनेट हैज टू आंसर हिम इफ द वर्क इज नॉट परफॉर्म्ड। क्या था ये था आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। नंबर 2, डिपार्टमेंटलाइजेशन। नंबर 3, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। एंड नंबर 4, रिलेशनशिप। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन का फायदा क्या है? नंबर 1, बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में आदमी को काम उसके क्वालिफिकेशन और टैलेंट के हिसाब से दिया जाता है और वही काम उसको कई घंटों करवाया जा रहा है, कई सालों करवाया जाता है। उस काम में क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट नहीं हो जाए। आज एक रेस्टोरेंट में आपने किसी को हलवाई का काम दिया कि भाई सारा मिठाई बनाने का काम उसका है, उसको आज 10 साल हो गए, क्या 10 साल बाद उसमें एक्सपर्टीज नहीं आ जाएगी? तो एक ऑर्गेनाइजेशन में आदमी को काम बार बार ऐसे डिवाइड नहीं करते, एक आदमी को काम दे दिए और उसको वही काम करवाया जाता है। बड़े से हॉस्पिटल में जो हार्ट डॉक्टर है, क्या उसको बोलेंगे तो किडनी का इलाज कर? उसको हार्ट का सर्जरी देंगे, और सालों से हार्ट की सर्जरी कर, एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे। एक बड़े से कार के फैक्ट्री में एक आदमी का काम है कार की स्टीयरिंग को बनाना, वो सालों से स्टीयरिंग बना रहे, फिर एक्सपर्ट नहीं हो जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा फायदा होता है स्पेशलाइजेशन, कि आदमी एक ही काम को करते करते उसमें क्या हो जाता है? एक्सपर्टीज। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, हर वर्कर को पता है मेरा काम क्या है, तो कोई दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं करता, बिकॉज एवरी वर्कर हैज बीन गिवन अ प्लान। हर वर्कर का जॉब डिस्क्रिप्शन है कि मेरा ये काम है, तो कोई किसी दूसरे काम में दखल नहीं देता। ठीक है, इससे काम में एम्बिग्विटी नहीं होती। एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन, केओस नहीं होता, बिकॉज एवरीवन नोज देयर वर्क और हर कोई अपने काम में रहता है। हाँ, कोई अगर दूसरे काम में दखल दे तब ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, वरना सबका रोल क्लियरली डिफाइंड है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है। अगर आपका काम हलवाई का मिठाई बनाना है तो फिर अगर आपका काम मिठाई बनाना है तो फिर आप डोसा बनाने के काम में इंटरफेयर नहीं करो। अगर आपका काम कार का स्टीयरिंग बनाना है तो कार में कौन सा इंजन लग रहा है आप उसमें दखल नहीं दो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस का पूरा इस्तेमाल होता है, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स होते हैं, उनको काम दे दिया जाता है, उनको टारगेट दे दिया जाता है, और इससे क्या होता है? काम का डुप्लीकेशन नहीं होता और काम ओरिजिनल होता है, और सबसे अच्छी बात रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं होता। ठीक है, मतलब डुप्लीकेशन मतलब, अब देखो जैसे ये है रोहन और ये है मोहन। रोहन का काम है डोसा बनाना, मोहन का काम है मिठाई बनाना। दोनों यही काम कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये भी डोसा बना दे ये भी डोसा बना दे। क्यों? इनका रोल डिफाइंड है। अगर दोनों एक जैसे काम करते डुप्लीकेट हो जाता।
ये भी स्टीयरिंग बना रहे, ये भी स्टीयरिंग, डुप्लीकेशन हो जाता। लेकिन इसका काम है स्टीयरिंग बनाना, इसका काम है इंजन बनाना, तो दोनों एक दूसरे काम में दखल नहीं देंगे तो काम का डुप्लीकेशन नहीं होगा। अडॉप्शन टू चेंज, और एक ऑर्गेनाइजेशन होने वाले चेंजेस को पहले समझ के केटर करता है। अभी मार्केट में क्या चल रहा है, एआई, आर्टिफिशियल, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने वर्कर्स को उसकी ट्रेनिंग दे रही है, बिकॉज आने वाला समय एआई का है। जो एआई नहीं सीखेगा वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। हर जगह एआई घुसेगा, एवरीवेयर। तो एआई का ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी, और ऑर्गेनाइजेशन ये कर रहा है। लेकिन जैसे आज से 2017 में जीएसटी आया, तो उस समय क्योंकि मैं किसी स्कूल से जुड़ा हुआ नहीं था, मुझे खुद ही जीएसटी को समझना पड़ा बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन सीबीएसई क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने सभी टीचर्स को जीएसटी के बारे में सिखाने के लिए भेजा। मतलब एक नया चेंज आया जीएसटी, उसको सिखाया ताकि टीचर्स उसको समझ के बच्चों को पढ़ाए। लेकिन क्योंकि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा था, तो मुझे ये खुद सीखना पड़ा। तो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा क्या है, वो चेंजेस को पहले ही टैकल करके अपने वर्कर्स को सिखाता है। क्या कर रहे हैं, क्यों इतना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं? 30 में था रिपोर्ट से, लोग छेड़ के रखे थे रचित। 24 कर, ठंडी लग रही है सर, अब पागल है भी। गर्मी गया है उठ तो जाए पहले टाइम से। अगला, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग अलग डिपार्टमेंट बना देता है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, एचओडी, हेड ऑफ। और हर डिपार्टमेंट का एचओडी अपने डिपार्टमेंट को देखेगा, दूसरे डिपार्टमेंट को इंटरफेयर। इससे कंपनी में हार्मनी बनी रहती है, एक दूसरे के साथ दोस्ती बनी रहती है। दोस्ती मतलब कि प्रोफेशनल रिलेशन, पर्सनल दोस्ती नहीं कि मेरे साथ मिलना, शाम को दारू पियेंगे एक साथ। प्रोफेशनल रिलेशन बना रहता है और किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अगला, एक्सपेंशन। एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आज से 3 साल पहले तक मैं सिर्फ 9 से 12 पढ़ाता था, मैं अकेले था, मेरे कोचिंग में अकेला मैं ही था, कोई एम्प्लॉय भी नहीं था। फिर 2023 से मैंने डिसाइड किया कि मेरे को अपने कोचिंग को एक्सपेंड करना, बढ़ाना है। मैंने क्लास 4 से चालू किया, क्या मेरे अकेले के लिए पॉसिबल था? तो मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ी, और आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 4-5 लोग हैं। अब जैसे इस साल हमने डिसाइड किया मेरे को यूट्यूब में भी जाना है, क्या मेरे अकेले के लिए पॉसिबल होता? तो मुझे एडिटर को हायर करना पड़ा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे मैं कोचिंग एक्सपेंड कर रहा हूं, मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी बढ़ाना पड़ रहा है। बिकॉज अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, आप एक मिठाई का दुकान खोलो, बहुत बढ़िया चल रहा है, अब आप रायपुर में एक ब्रांच डालोगे, आपके पास टीम होनी चाहिए ना जो वहां का काम देखेगा। तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने में मदद करेगा। और अगला, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। वर्कर का भी तो डेवलपमेंट होगा, कैसे? डेलीगेशन। आज जैसे 9 से 12 में ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लेकिन कल को अगर हमको एक एनटीपीसी में दूसरे का ब्रांच डालना है, तो मुझे आज किसी टीचर को सिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला आज से 9th का केमिस्ट्री क्लास आप देख लो, मैं भी थोड़ा गाइड करता रहूंगा। तो धीरे धीरे मैंने अपने काम के बटन को कम किया, मैंने अपना काम उसको दिया, और कल को क्योंकि वो ट्रेन हो गया, तो मैंने उसको एनटीपीसी वाला ब्रांच दे दिया कि भाई तू यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा ले। अगर मैंने उसको अपना काम नहीं दिया होता, क्या आज वो ट्रेंड होता? तो जब आप अपने वर्कर्स को काम देते हो तो आप उनको डेवलप करें, और कल को यही आपके काम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नंबर 1 स्पेशलाइजेशन, नंबर 2 क्या, क्लैरिटी इन वर्क, तीसरा रिसोर्सेज का फुल यूज, फोर्थ चेंज को समझना, फिफ्थ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्स्थ एक्सपेंशन, एंड 7 डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये अलग से एमसीक्यू में आता है। व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब जैसे मतलब क्लास में मैंने एक बैच में 200 बच्चे भर दिए, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं प्रॉपरली फोकस कर पाऊंगा सब पे? ठीक उसी तरह अगर एक हेड, जो मैनेजमेंट का हेड है, उसके अंडर में बहुत सारे वर्कर दे दिए, क्या वो सबको मैनेज कर पाएगा? तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब एक मैनेजर, एक सीनियर मैनेजर अपने अंडर कितने सब ऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है, क्या कहेंगे उसको? स्पैन ऑफ मींस हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली, दे दिए उसको 5,000 वर्कर, सबको मैनेज कर पाएगा? हाउ मेनी वर्कर्स कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय द सीनियर मैनेजर, क्या कहेंगे उसको? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट।
और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे आपको सबका काम की क्लैरिटी मिलेगी, सबका रोल डिफाइंड है, इंटरफेरेंस नहीं होगा, और रेस्पॉन्सिबिलिटी इन फेलियर वुड बी डिस्चार्ज। मतलब अगर किसी ने अपना काम नहीं किया तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते, क्योंकि अब मान लो स्टीयरिंग गलत बना, मैं इसको पकड़ूंगा क्योंकि इसका काम डिफाइंड है, पर मैंने कोई अर्पित मैंने डिफाइन नहीं किया तो मैं किसको पकड़ूं? लेकिन क्योंकि काम डिफाइंड है तो जो गलती करेगा, जो फॉल्ट करेगा, जो एरर करेगा, हम उसी पे रेस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे। तो ये किसका फायदा है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। अब यहां पे कुछ केस स्टडीज हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, उसको देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डजंट इंक्लूड, ऑर्गेनाइजेशन में क्या नहीं आता? व्हाट विल बी डन, बाय whom विल बी डन, व्हेन विल बी डन, हाउ विल बी डन। ऑर्गेनाइजेशन में बाय whom विल बी डन नहीं आता, समझ गए? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू आता है, बाय whom विल बी डन ये नहीं आता। Which of the following is not a part of organizing process? डिविजन ऑफ वर्क, ये तो पार्ट है। असाइनमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी पार्ट है। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ये तो उसका एडवांटेज है, इंपॉर्टेंस है, समझ गए? स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का पार्ट है, तो क्या होगा? स्पेशलाइजेशन। ये क्या था? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोसेस का पार्ट नहीं है। अगला, अ टॉल स्ट्रक्चर, टॉल, नैरो, नो स्पैन, इनफॉर्मल वाइड, नैरो स्पैन। टॉल स्ट्रक्चर का स्पैन क्या होगा? नैरो। पिरामिड का क्या होगा? वाइड। हु रिपोर्ट टू हुम, क्या है ये? इज मेड क्लियर बाय ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस, मैनेजमेंट, नन। ऑर्गेनाइजिंग। हु रिपोर्ट टू हुम किसमें आता है? एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, बिना ऑप्शन देखे बताओ। क्या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अभी पढ़ाया। अबे क्या होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द मैनेजर। ऑप्शन नंबर सी। द मैनेजेरियल फंक्शन which establishes relation between responsibility and authority। responsibility और authority में क्या आएगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या डायरेक्टिंग? बिकॉज उसी में होता है हु रिपोर्ट्स टू होम। या पॉज करना एक बार। हाँ चलो हो गया। हाँ अब आगे है, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेट्स टू, जो स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग है उससे स्पेशलाइजेशन होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्लैरिटी इन वर्किंग, कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है और मेरे को किससे ऑर्डर लेना है, और कभी काम में मैं फंस जाऊं तो मुझे किसको जाके पूछना है। अगला, डिवाइडिंग वन इनटू स्मॉलर टास्क, क्या कहते हैं उसको? जॉब कहते हैं ना, बोलो। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया, डिपार्टमेंटलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनिंग ड्यूटी, नॉट असाइनिंग ड्यूटी। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। बताओ, सबसे पहला मैं बोल रहा हूं ऑप्शंस, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, डिपार्टमेंटलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, और फोर्थ स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अगला, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क into manageable activities and then grouping them into same nature। मतलब काम को जो सिमिलर वर्क है उनको एक काम में झाड़ लेना। डिपार्टमेंटल, बिना ऑप्शन देके बता दो, बोला था ना, परचेज डिपार्टमेंट, चाहे गिट्टी खरीदना हो, बालू खरीदना, सब किसके अंडर में आ जाएगा? परचेज। द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इंप्लीमेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स, वर्किंग रिलेशनशिप्स एंड डिप्लॉइंग रिसोर्सेस। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का तो डेफिनेशन है, लोगों को काम देना, रिसोर्सेस को डिप्लॉय करना फॉर अटेनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर गोल। पर्पस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है? ऑप्शन सुन लो, टू अडेप्ट चेंजेस, फॉर स्पेशलाइजेशन, फॉर एक्सपेंशन, टू हेल्प इन इंक्रीजिंग। ध्यान से सुनना क्या बोला है,
पर्पस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्पेशलाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट जब हम देते हैं, हम क्या चाहते हैं, आदमी उस काम में क्या हो जाए, स्पेशलाइज्ड हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए। वीडियो चालू है ना? हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, जजिंग एक्यूरेसी, ये तो ऑर्गेनाइजिंग में नहीं है। हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, सही लोगों को काम में रखना, ये भी इसमें नहीं है। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, तो प्लानिंग का है। लीड्स टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स एंड फैसिलिटेट्स स्पेशलाइजेशन, यही है। While performing the organizing function, jobs are allocated to each department according to their skill and competency. Identify the step. Assignment of duty. बिना ऑप्शन देखे बता दो। आदमी को उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग काम देंगे, किसमें होता है ये? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। Which statement is not correct with respect to organization structure? स्ट्रक्चर याद है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट अभी बताया था। इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन, ये तो करेक्ट है। इंश्योर्स स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी करेक्ट है। रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड वर्क, ये भी करेक्ट है। ऑर्गेनाइजिंग, इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन, तो यही है। ऋषभ ज्वाइंड एन एंटरटेनमेंट कंपनी अवतार एज अ क्रिएटिव हेड। क्रिएटिव हेड मतलब कंपनी को कैसे काम करना है वो उसमें इनपुट देगा। As a manager looking after the creative unit, one of the functions he has to perform is the process of organizing. मतलब क्या क्या चीजें, क्या क्या आइडियाज लगेंगे, सब उसको अरेंज करना। Which step of the process will he need to perform after identifying and dividing the work that has to be done in accordance with previously determining the plan? मतलब डिविजन ऑफ वर्क के बाद दूसरा क्या आता है? डिपार्टमेंटलाइज। क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर इतना छोटा। नेम द आउटकम ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंक्लूड्स डिजाइनिंग ऑफ रोल्स बाय suitably skilled people and defining the interrelationship between roles so that there is no ambiguity। मतलब काम में कोई कंफ्यूजन ना हो, लोगों को अपना काम पता हो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसी में तो सबको पता ना कि तेरा ये काम, ये तेरा काम, कोई दूसरे काम में दखल नहीं देगा। Compro Solutions offers IT service, IT मतलब कंप्यूटर रिलेटेड, ड्यूरिंग COVID-19 टू accommodate changes taking place। कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया था। It suitably modified its organization so that, देखो जो मैंने बोला, वर्क फ्रॉम होम became the new way of working, bringing cost benefit। cost benefit, अब वर्कर लोग घर से काम करेंगे, ऑफिस नहीं आएंगे, बिजली का बिल कम आएगा। अगर वर्कर्स को ऑफिस तक लाने के लिए कंपनी ने कैब रखा हुआ है, उसका भी एक्सपेंस कम आ जाएगा। ऑफिस बंद है, सब घर से काम करे, ऑफिस रेंट में रेंट का भी खर्चा कम हो जाएगा। तो द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अडाप्टेशन, कैसे? वर्क फ्रॉम होम आया, कंपनी ने लोगों को सिखाया कि अब आपको घर से कैसे काम, चेंज हुआ ना, चेंज को सिखाता कौन है? ऑर्गेनाइजिंग। तो क्या हो गई? अडेप्शन टू चेंज। अगला, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWF नोएडा सेक्टर 15 डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज दिवाली मेला। एक दिवाली का मेला लगाएंगे। दे लिस्टेड ऑल द एक्टिविटीज टू बी डन, मतलब मेले में क्या क्या होगा। ग्रुप्ड देम एज पर देयर नेचर टू डिफरेंट पर्सन, और अलग अलग लोगों को उनके अकॉर्डिंग काम दे दी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मेला दे फाउंड दैट इट वाज नॉट अ सक्सेस। मतलब मेले में जो लोगों ने सोचा था अच्छा नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हुआ। जब रीजंस एनालाइज किया तो प्रेसिडेंट ने देखा मियर एलोकेशन ऑफ वर्क वाज नॉट इनफ, सिर्फ काम देना ही काफी नहीं था, एक इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग थी। वो क्या थी? सुनो, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ये तो दिया गया था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ये भी किया गया था। डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये भी हुआ था। स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग नहीं हुआ था। भाई आपको काम दे दिया गया, लेकिन काम से आपको किसको सजेशन लेना है, काम फेलियर होने पे कौन जिम्मेदार है, ये आपने करवाया ही नहीं। तो लोगों ने अपने काम को बहुत ही कैजुअली लिया, उनको पता था मुझे किसी को रिपोर्ट नहीं देना, तो इसलिए काम ठीक से नहीं हुआ। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप क्या है? ऑर्गेनाइजिंग।
अगला है पवन, नवीन और सचिन ने डिसाइड किया वो खिलौने का बिजनेस करें। क्या बनाने का? खिलौने बनाने का। उन्होंने एक्टिविटीज देखी, रॉ मटेरियल खरीदना है, मशीनरी लेनी है, टॉयज बनाने हैं, फाइनेंस सेल ऑफ टॉयज। आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर दे कैन सेल देयर टॉयज, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। In order to facilitate the work, they thought that 4 managers should be appointed. कुछ प्रोडक्शन का काम देखेंगे, कुछ फाइनेंस का, कुछ मार्केटिंग और कुछ पर्सनल का। आइडेंटिफाई द फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग। ये क्या हो रहा है? ये ऑर्गेनाइजिंग तो हो रहा है ना, सारी चीजें जमा करे पहले, उसके बाद लोगों को काम सौंप दिए, तो क्या है ये? ऑर्गेनाइजिंग। अब उन लाइंस को कोट करो जहां से तुमको समझ में आ रहा है। ये द मेन एक्टिविटीज दे हैव टू परफॉर्म, ये हुआ। दूसरा, टू फैसिलिटेट द वर्क दे थॉट दैट 4 managers शुड बी अपॉइंटेड, मतलब अलग अलग मैनेजर्स को अलग अलग काम दिया गया। तो ये सब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद बोला स्टेट द स्टेप्स फॉलोड इन द प्रोसेस, मतलब ऑर्गेनाइजिंग का क्या बताना है हमको? प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या था? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तीसरा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। चौथा, establishing reporting relation. Which of the following is an ideal situation? Authority greater than responsibility, authority less than responsibility, authority equal to responsibility. Authority equal to जितना उसको पावर दो, जिम्मेदारी भी। अगर अथॉरिटी ज्यादा दे दिए और जिम्मेदारी कम, पावर का मिसयूज। अगर अथॉरिटी कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो टास्क अकॉम्प्लिश नहीं हो पाएगा। अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला है इशिता वर्क्स एज अ कॉर्पोरेट इवेंट कोऑर्डिनेटर in an event management company. She has been made an overall official in charge for organizing a painting exhibition for one of the client. मतलब अपने क्लाइंट के लिए उसे पेंटिंग एग्जीबिशन लगाना, जहां पे अलग अलग पेंटिंग्स लगाए जाते हैं। For ensuring that the exhibition takes place successfully, she identified the various activities involved and made ग्रुप्स। मार्केटिंग कमेटी जो मार्केटिंग देखेगा, डेकोरेशन कमेटी जो डेकोरेशन देखेगा, रिसेप्शन कमेटी जो आने वाले क्लाइंट्स को रिसीव करेगा। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन विद इन एन अमंग कमिटी, शी अपॉइंट्स अ सुपरवाइजर। उसने एक सुपरवाइजर भी अपॉइंट किया हर ग्रुप को हेड करने के लिए। ईच मेंबर इन द ग्रुप इज आस्क्ड टू रिपोर्ट टू देयर सुपरवाइजर, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, and all the supervisors are expected to work as per Ichita's orders. In context of the above case, कौन सा फंक्शन? ऑर्गेनाइजिंग। पहले क्या किया उसने? काम को आइडेंटिफाई किया, फिर काम को असाइन किया, फिर उसके बाद एस्टैब्लिशिंग ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स। कौन से स्टेप्स है आपको पता ही है, होगी। अब आगे, अभी बाहर ही वेट करो, अभी चल रहा है इनका वीडियो, बाहर वेट करो, हल्ला होगा। अब फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। अगर एक ही बिजनेस हो रहा है, सिंगल बिजनेस, तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसको बोलेंगे फंक्शनल। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा कार का बिजनेस है, सिर्फ कार का और कोई बिजनेस नहीं है, तो मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइज डिपार्टमेंट, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट। तो एक ही कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेज, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। समझते हो? आप अपने काम में क्या हो जाओगे? एक्सपर्ट, क्योंकि आपको अपने डिपार्टमेंट का काम कई सालों से कर रहे हो, तो आप उस काम में क्या हो गए? एक्सपर्ट। अगला, प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अपने डिपार्टमेंट का कंट्रोल। क्यों? आप अपने डिपार्टमेंट के हेड हो, तब अपने डिपार्टमेंट का काम संभालो। जैसे स्कूलों में भी होता होगा, साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, वैसे। इंक्रीज एफिशिएंसी, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में सालों से काम कर रहे हो, तो आप काम को सीख के एफिशिएंट बनोगे, मतलब कम रिसोर्सेज में, कम पैसे में अच्छा काम। क्यों कहते हैं घर की सबसे अच्छी मैनेजर हाउसवाइफ होती है? मतलब लिमिटेड इनकम में वो घर के सारे खर्चे चला लेती है और कुछ पैसे सेव भी कर लेती है। इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स,
कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा। क्यों? आपको अपना काम डिफाइंड है, तो कोई दूसरे का काम नहीं करेगा जिससे काम का डुप्लीकेशन, क्योंकि डुप्लीकेशन तो वेस्टेज हो गया ना। तेरे को काम दिया हूं स्टीयरिंग बनाने का, तेरे को काम दिया हूं इंजन बनाने का, दोनों एक ही काम करोगे तो मेरा तो वेस्ट हो गया। तेरे को स्टीयरिंग बनाना है, तेरे को इंजन। इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। और सबसे अच्छी बात, ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम क्या दी जाती है? ट्रेनिंग, जिससे आप अपने नॉलेज में अपडेटेड रहें, अपने फील्ड में अपडेटेड रहें। और ड्यू अटेंशन, हर डिपार्टमेंट अपने काम में ध्यान देगा जिससे कोई दिक्कत, मतलब एवरी डिपार्टमेंट पेज फोकस टू हिज डिपार्टमेंट। ये तो एडवांटेज पढ़े। अब डिसएडवांटेज, पहला, प्लेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंट लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में ध्यान देते हैं, कभी कभी ओवरऑल पे ध्यान, जैसे मान लो इस साल कंपनी का बजट थोड़ा टाइट है, तो कंपनी ने बोला इस बार हम एडवर्टाइज पे ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, इस बार मैं चाहता हूं अच्छी क्वालिटी का माल है, तो परचेज डिपार्टमेंट को ज्यादा बजट दूंगा। अब एडवर्टाइजिंग वाला हल्ला मचा रहा है, भैया मेरा बजट क्यों काट रहा है, तो अच्छा एडवर्टाइज बना के देता हूं। वो अपने डिपार्टमेंट को सोच रहा है, पर वो ये नहीं सोच रहा है कंपनी का बजट अभी थोड़ा सा टाइट है, एडवर्टाइज से ज्यादा अच्छा है कि मैं प्रोडक्ट पे खर्चा करूं, एडवर्टाइजिंग में अभी खर्चा ना करूं। अब वो बोला बोला नहीं मेरा भी बजट दो, तो इस तरह से होता है। नंबर 2, कोऑर्डिनेशन। अब परचेज डिपार्टमेंट को सेल्स डिपार्टमेंट ने बोला है हमारे सेल्स कम हुए हैं, अच्छे क्वालिटी का माल खरीद के ला। परचेज डिपार्टमेंट ने पैसा बचाने के लिए खराब क्वालिटी का माल ले आया, सेल्स वाला बेच नहीं पाया, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हुआ ना, आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। परचेज वाला समझ नहीं पाया कि भाई माल अच्छा नहीं बनाऊंगा तो बिकेगा कैसे। इनफ्लेक्सिबल, ये भी एक प्रॉब्लम है, तुम दूसरे डिपार्टमेंट के वर्कर को दूसरे में ला नहीं सकते। अब परचेज डिपार्टमेंट वाला गिट्टी, तुम्हारा बालू, ये सब लाने में एक्सपर्ट है, 20 साल से उसमें काम कर रहा है, आज रिसेप्शन में बंदा नहीं आया, तुम उसको बिठा पाओगे वहां पे? वो तो फील्ड वर्क में एक्सपर्ट है, ऑफिस वर्क में एक्सपर्ट नहीं है। तो कभी कभी, क्योंकि वर्कर्स अपने फील्ड में ही एक्सपर्ट है, तो कभी कभी जब इमरजेंसी हो तो आप एक फील्ड के वर्कर को दूसरे फील्ड में नहीं डाल सकते। इसका कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, जहां बर्तन होगी वहां आवाज, तो कभी कभी डिपार्टमेंट आपस में लड़ते हैं, सेल्स वाला बोल रहा है मैं डिस्काउंट देना चाहता हूं, परचेज बोल रहा है सामान की क्वालिटी बहुत अच्छी, डिस्काउंट मत दे, हो रहा है ना। डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, और फेलियर पे एक दूसरे पे दोष डाल देते हैं, ब्लेम गेम। परचेज वाला अभी थोड़ा बाहर वेट करिए, वीडियो बन रहा है, हाँ तो हल्ला मत करना। जैसे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मुश्किल है, मैंने बोला यार क्यों फेल हुआ, क्यों माल नहीं बिका, परचेज वाला बोल रहा है मैंने तो लाया था, सेल्स वाला मेहनत नहीं किया, सेल्स वाला बोल रहा है मैंने तो मेहनत किया, परचेज वाला अच्छी क्वालिटी का माल नहीं लाया, एडवर्टाइज वाला बोल रहा है मैंने तो अच्छा एडवर्टाइज करना था, आपने मुझे बजट ही नहीं दिया। सब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। तो यही होता है, स्कूल में भी तुमने नोटिस किया, अच्छा रिजल्ट आता तो टीचर को क्रेडिट, मेरा मेरा स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट, खराब रिजल्ट आया तो सब पीछे भाग जाओ। तो वही है, तो ये रियलिटी है। तो ये क्या था, फंक्शनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिविजनल, जिसमें एक कंपनी का बहुत सारा बिजनेस, जैसे टाटा, होटल बिजनेस भी है ताज, घड़ी का बिजनेस भी है टाइटन, गाड़ियों का बिजनेस है एसयूवी, नमक का बिजनेस है टाटा सॉल्ट, मतलब एक बिजनेस का बहुत सारा बिजनेस। ठीक है, मतलब मेन कंपनी तो टाटा है और ये सब उसकी सब्सिडरी कंपनीज है, टाइटन हो गया तुम्हारा, स्टारबक्स टाटा का है, अच्छा टेक ओवर कर लिया क्या, अच्छा ठीक है। अब डिविजनल स्ट्रक्चर, तो डिविजनल स्ट्रक्चर यही काम आएगा जब एक बिजनेस, एक कंपनी का बहुत सारा बिजनेस हो। तो इसका एडवांटेज, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, होटल वाला ताज में एक्सपर्ट, घड़ी वाला टाइटन में एक्सपर्ट, मतलब हर फील्ड अपने वाले में एक्सपर्ट। फास्ट डिसीजन, क्योंकि होटल वाला मैनेजमेंट अलग है, एसयू वाला मैनेजमेंट अलग है, नमक वाला मैनेजमेंट अलग है, तो हर मैनेजमेंट अपने फील्ड को देखेगा तो डिसीजन जल्दी जल्दी होगा। अकाउंटेबल, होटल फेल होगा मैं होटल वाले को पकड़ूंगा, नमक फेल होगा मैं टाटा नमक वाले को पकड़ूंगा, एसयू फेल होगा मैं एसयू वाले को पकड़ूंगा। फ्लेक्सिबिलिटी, और यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि यहां पे क्या होता है, हर मैनेजमेंट को अपने फील्ड के काम को देखना पड़ता है, वो दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जाता, तो इसमें फैसले भी जल्दी ले लेता और फ्लेक्सिबल होते हैं। और एक्सपेंशन, ये तो आप जानते ही हो, बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको तगड़ी टीम चाहिए।
डिसएडवांटेज, मोर रिसोर्स, बहुत पैसा चाहिए। एक बिजनेस को खड़ी करने के लिए कितना पैसा चाहिए? यहाँ पे आपको 4-5 बिजनेस चलाना है तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारे वर्कर, ढेर सारा समय चाहिए। इग्नोरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरलॉट, और हर मैनेजमेंट अपने वाले में ध्यान देगा, दूसरे पे नहीं। इस बार टाटा ने डिसाइड किया होटल को थोड़ा सा कट करे एक्सपेंसेस को, तो होटल वाला चढ़ गया। मतलब हर डिपार्टमेंट अपने वाले में ज्यादा बजट के लिए झगड़ा करेगा। इस बार टाटा ने डिसाइड किया एसयूवी पे ज्यादा फोकस करेगा, कि टाटा को एसयूवी में ज्यादा फोकस करे, उसने ज्यादा बजट उसको अलॉट कर दिया। इधर टाटा के जो टाइटन वाले हैं वो चढ़ गए कि भैया हमको क्यों नहीं दे रहे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े भी होंगे। और इंक्रीज इन कॉस्ट, और खर्चा तो बहुत होगा, बिकॉज आपको हर बिजनेस का ध्यान रखना है। तो फंक्शनल डिविजन समझ गए ना? अब फॉर्मल, और इसके बाद इसी में है क्या सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम लेसन के लास्ट पार्ट में आ गए हैं, जो इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला फॉर्मल। फॉर्मल क्या है? जो मैं अभी आपको पढ़ा के बात कर रहा हूँ, क्या हमारे बीच अभी हंसी मजाक चल रहा है? ऑफिशियल काम हो रहा है। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। ये क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जब हम लोग बैठते हैं, कहीं हंसी मजाक करते हैं, क्लास नहीं चल रहा होता, वो क्या होता है? इनफॉर्मल। फॉर्मल में सिर्फ ऑफिशियल बातचीत होगी, जैसे कंपनी का सेमिनार चल रहा है, कंपनी का ट्रेनिंग चल रहा है, कंपनी का वर्किंग आवर चल रहा है, क्या है वो? फॉर्मल। फॉर्मल में सिर्फ ऑफिशियल बातचीत होती है, सिर्फ वर्क रिलेटेड काम, मतलब जो कंपनी का कोर काम है, वर्क रिलेटेड टॉकिंग्स, वर्क रिलेटेड मीटिंग्स, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वर्क, ये फॉर्मल है। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल में जैसे कंपनी का आज एक गेट टुगेदर की पार्टी है ना, एक ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, क्या है वो? इनफॉर्मल। जहां पे कोई स्टेटस नहीं देखता, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो सब क्या कहलाएगा? इनफॉर्मल। और फॉर्मल है तभी इनफॉर्मल है। स्कूल है तभी तो रिसेस है। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तभी रिसेस में एक दूसरे से दोस्ती कर रहे हैं। ट्यूशन में तो लोग ऑफिशियली पढ़ रहे हो फॉर्मली, तभी छुट्टी के बाद एक दूसरे से दोस्त बने। तो फॉर्मल है तो ही इनफॉर्मल है। और फॉर्मल जानबूझ के बनाया जाता है, इनफॉर्मल अपने आप हो जाता है। फॉर्मल तुमको आना पड़ेगा ट्यूशन, तुमको आना पड़ेगा स्कूल। इनफॉर्मल स्कूल आए हो तो दोस्तों बनेंगे, ट्यूशन आए हो दोस्तों। तो फॉर्मल है तो इनफॉर्मल अपने आप है। फॉर्मल क्या है? बनाया जाता है जानबूझ के, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल क्या होता है? अपने आप, मतलब इनफॉर्मल स्पॉन्टेनियस होता है, और फॉर्मल नोइंगली क्रिएट किया जाता है, इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है। प्लीज अभी बाहर वेट करें, वीडियो बन रहा है। समझ गए? ठीक। अब फीचर्स पढ़ते हैं फॉर्मल के। ये डेलिब्रेट होता है, मैंने अभी अभी बताया। ये क्रिएट किया जाता है। कौन क्रिएट करेगा? ये जो कोचिंग किसने क्रिएट किया? मैंने, टॉप मैनेजमेंट। बिजनेस टाटा का किसने क्रिएट किया? जमशेदजी टाटा। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन क्रिएट करता है? इसमें अलग अलग जॉब पोजीशन होते हैं, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई डायरेक्टर है, कोई वर्कर है। और ये क्यों बनाया गया? ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव है, गोल्स, बिजनेस का प्रॉफिट कमाना, सेल्स करना, उसके लिए। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को आपस में क्या किया जाता है? कोऑर्डिनेट। तेरा काम ये है, तेरा काम ये है, तू इतने बजे ये काम को करेगा। जैसे एक ऑर्डर पूरा करना है 2 महीने के अंदर, तो सेल्स वाला परचेस से कोऑर्डिनेट करेगा ना, कि तेरे को इतने समय में रॉ मटेरियल ला के देना है, तो अब मैं इतने समय में माल बनाकर रेडी करूंगा। और यहां पे फॉर्मल में ज्यादा ध्यान वर्क पे दिया जाता है। पर्सनल रिलेशनशिप में मोर फोकस इज ऑन प्रोफेशनल वर्क, नॉट पर्सनल। अब एडवांटेज, सिस्टमेटिक वर्किंग, पूरा सिस्टम से काम होता है। कहां से माल आएगा, कौन खरीदेगा, बजट कहां से आएगा, कितने देर में काम पूरा होगा, कितने घंटे वर्किंग आवर होंगे, पूरा काम सिस्टम से होता है। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हल्ला मत करिए, वीडियो बन रहा है। कृष्णा, वो चुप करा क्या? नहीं तो बोल बाहर चले जाए। बोल बाहर चले जाए, तो हल्ला मत कर। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव्स है, प्रॉफिट कमाना, सेल्स करना, वो। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, काम का कोई डुप्लीकेशन, बिकॉज सबको अपना काम अच्छे से
पता है। कोऑर्डिनेशन, मैंने बता दिया, हर डिपार्टमेंट दूसरे से क्या करेगा, कोऑर्डिनेट। क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड मतलब हर वर्कर को पता है उसे किससे ऑर्डर लेना है और किसका ऑर्डर फुलफिल करना है, हु रिपोर्ट्स टू, वही स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग। और पूरा फोकस किस पर रहता है, काम पे, मतलब गॉसिप, टाइम पास, ये सब नहीं होता। डिसएडवांटेज, डिले इन एक्शन, कभी कभी काम में क्या हो जाता है, डिले, क्यों, प्रॉपर सिस्टम से काम हो रहा है, ऑर्डर आएगा, पूरा होगा, तो कभी कभी इमरजेंसी में प्रोटोकॉल फॉलो करने के चक्कर में लेट हो जाता है। दूसरा, सोशल नीड पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता, वर्कर के लव, अफेक्शन, फीलिंग्स, इमोशंस, हमको सिर्फ तुम्हारे किससे मतलब है, वर्कर बोल रहा है मेरे को फेटीग लग रहा है, मैं थक गया हूं, आई डोंट केयर, तुम्हारा काम है तुम्हें पूरा करना। वर्कर कह रहा है आई एम गेटिंग बोर्ड, हमें फ्रेंडशिप चाहिए, हमें मतलब नहीं है, वी वांट वर्क फ्रॉम यू। तो यहाँ पे वर्कर के सोशल नीड्स पे, फ्रेंडशिप, अफेक्शन पे कोई मतलब नहीं, और पूरा काम, पूरा ध्यान काम पे रहता है, जिससे कई बार क्या होता है, वर्कर लोग थोड़े से इरिटेटेड हो जाते हैं, बिकॉज ह्यूमंस आर नॉट मशीन्स, उनको भी थोड़ा गॉसिप, थोड़ा मस्ती चाहिए। तो ये डिसएडवांटेज है। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल जहां पे कोई ऑफिशियल बातचीत नहीं होती, जहां पे सिर्फ गॉसिप्स, मस्ती, फ्रेंडशिप, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब होता है, जैसे गेट टुगेदर्स, है ना, बिजनेस ट्रिप्स, ऐसा। बिजनेस ट्रिप्स मतलब जब ट्रिप में लोग घूमने जा रहे हैं, बिजनेस ट्रिप नहीं बोलूंगा मैं इसको बोलूंगा हॉलीडेज पे, वेकेशंस पे जब कंपनी जा रही है। फीचर्स, ये अपने आप बन जाता, मैंने बोला था, बस पॉज कर, तो इन लोगों को बत्ती देना पड़ेगा मेरे को। इसके बाद इनफॉर्मल के कोई रूल्स नहीं होते, रिसेस में हम लोग हंसी मजाक करते हैं, बातचीत होती है, तो उसमें कोई रूल्स नहीं होते। इसके बाद इनफॉर्मल में कोई फिक्स पाथ, कोई भी मैसेज आ जाता है, मतलब बॉस का अफेयर चल रहा है, तेरे को पता है उसका अफेयर चल रहा है, क्या ऑफिशियल मीटिंग में बातें हो सकती है, और इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है। और फॉर्मल है तो इनफॉर्मल है, पायलट और होस्ट, एयर होस्टेस कैसे मिलेंगे, फॉर्मल में एक दूसरे का जॉब कर रहे हैं, तब तो कंपनी के गेट टुगेदर्स में एक दूसरे से मिलेंगे, फ्रेंडशिप होगा, शादी होगी, या जो भी हो, फॉर्मल है तो ही। जितने भी लव मैरिजेस हैं ज्यादातर वर्क प्लेस से होते हैं, यस और नो, क्योंकि वहां पे काम कर रहे हैं, तभी तो इनफॉर्मल एक दूसरे को मिल पा रहे, एक दूसरे को जान रहे हैं, डेट्स पे जा रहे हैं, तो फॉर्मल है तो ही इनफॉर्मल। एडवांटेज, यहाँ मैसेज बहुत जल्दी आता है, आप सभी जानते हैं, ऑफिशियल मैसेज कोई नहीं करना चाहता, जहां पे बात हुई तेरे को पता है इसको अफेयर है, उससे मिल रहा है, ये सब बातें बहुत जल्दी फैलती है। मतलब लोगों को इस बात पे इंटरेस्ट नहीं है कि रणबीर कपूर का अगला मूवी क्या है, पर इसमें जरूर इंटरेस्ट है, क्या शादी का तो कहीं मुंह मार रहा है, किसी और से अफेयर है, ये सब में हम लोग को भी इंटरेस्ट होता है। सोशल नीड, हमारी सोशल नीड इसी से पूरी होती है, दोस्ती, प्यार, फीलिंग्स, मोहब्बत, कंपेनियनशिप, इसी से पूरी होती है। करेक्ट फीडबैक, अब जैसे मैं तुम लोग से बात करूं, मैं बोलूंगा मेरे बारे में कुछ बोलो, मेरे बारे में बुरा नहीं बोल सकते तुम लोग, क्योंकि ऑफिशियल है ये। मेरे बारे में सही खबर तब मिलेगी जब तुम लोग इनफॉर्मली एक दूसरे से, अब जैसे लड़के वाले लड़की वाले को देखने हैं, अब वो तो माँ बाप अच्छा ही बोलेंगे ना, लड़की को बुरा थोड़ी बोलेंगे, उसका असली जानकारी चाहिए लड़के या लड़की का, पड़ोसियों से पूछो, मतलब किसी का सही इंफॉर्मेशन चाहिए, कहां से निकलेगा, इनफॉर्मल से। फॉर्मल, फॉर्मल में अच्छा ही बोलेगा, अब विराट कोहली तुम पूछोगे रोहित शर्मा के बारे में, अच्छा ही बोलेगा ना, हाँ। इनफॉर्मल में जब अपने दोस्तों के साथ बैठा है तब हो सकता है उसके बारे में कुछ बुरा बोले, अच्छा जो भी रियल बात है। तो सही इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा, इनफॉर्मल। डिसएडवांटेज, स्प्रेड रूमर्स, अब जैसे मतलब मेरे को किसी को प्रमोशन देना है, ठीक है, लेकिन फॉर्मल में तो वो अच्छा ही बोलेगा उसके बारे में, लेकिन अगर मेरे को उसका सही जानकारी चाहिए, मैं गेट टुगेदर में ऐसे ड्रिंक्स लेते समय कैसा काम करता है वो, सब बढ़िया है, तब उसके लोग अच्छा बोलेंगे, या हो सकता है गलत भी बोल दें, अरे सर उसका नेचर अच्छा नहीं, ऐसा ऐसा काम नहीं करेगा, ये वो, मैं उसका प्रमोशन रोक दी, हो सकता है वो र्यूमर था, समझ गए, मतलब करेक्ट भी मिल सकता है और र्यूमर्स भी। क्या पॉज करना, हाँ, इससे र्यूमर्स फैले, मैंने उसका प्रमोशन रोक दिया, है ना। नो सिस्टमैटिक वर्किंग, इनफॉर्मल में कोई सिस्टम से काम, कोई किसी का भी इंफॉर्मेशन कहीं से ले आ रहा है, मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट, कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट भी आता है, जिसका मैंने प्रमोशन रोका वो रियल में बहुत अच्छा काम कर सकता था, मैंने उसका प्रमोशन रोक दिया, गया वो, तो कई बार नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं।
इनफॉर्मल में कई बार झूठी बातें प्रोपेगेंडा के तौर पे फैलाई जाती, मैंने भी इसको फेस किया है, मेरे बारे में भी इनफॉर्मली बहुत सारी गलत बातें फैलाई जाती हैं। तो इससे कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे यहाँ से एडमिशन नहीं लेते क्योंकि उनको मेरे बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो कई बार नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तुम किसी का खाना खाने जा रहे हो, आप वहां सही में अच्छा खाना मिलता है, लेकिन लोगों ने इनफॉर्मली उसको डिफेम करने के लिए बोलते हैं, अरे यहाँ तो ये मिलता है, यहाँ तो अच्छा खाना नहीं मिलता, बासी मिलता है, और लिटरली लोग वहां पे जाना कम करते हैं। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है। और मोर इन्फोसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इनफॉर्मल लोग कंपनी के बारे में नहीं सोचते। अब बताओ, कंपनी के बारे में सोचते तो मेरे को उसका सही जानकारी देते ना, लेकिन जेलेसी के चक्कर में साला इसको प्रमोशन ना मिल जाए, उसको बारे में गलत गलत बोल दिए, जिस वजह से हुआ क्या, उसको काम नहीं मिल पाया, और इससे नुकसान किसको हुआ, कंपनी को हुआ। तो कई बार लोग जेलेसी के चक्कर में कंपनी को फोकस ना करके अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फोकस करने के चक्कर में कंपनी को नीचे ले आते हैं। तो ये था क्या, इनफॉर्मल। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन मतलब अपने काम को अपने जूनियर्स को देना। बिकॉज अगर सारा काम आप करोगे तो आपके ऊपर काम का क्या हो जाएगा, बर्डन, वर्कलोड बढ़ जाएगा, और आपका परफॉर्मेंस मीडियोकर हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। समझ गए? तो काम को बांटना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे अभी कोचिंग चल रही है, 250 बच्चों के आसपास पढ़ रहे हैं। अब क्या मेरे लिए पॉसिबल है हर बच्चे के यहाँ फीस के लिए कॉल करना? क्या मेरे लिए पॉसिबल है वैन के लिए हर बच्चे के यहाँ कॉल करना? तो मैंने उस काम को डेलीगेट कर दिया। मैंने उस काम को, अभी आप लोग बाहर वेट करो, वीडियो बन रहा है, तो मैंने काम को क्या किया, डेलीगेट। फीस के लिए कोई और कॉल करेगा, वैन के लिए कोई और देखेगा, वरना मेरा जो मेन काम है पढ़ाना, वो मैं कैसे करूं? तो मैंने क्या किया, डेलीगेट। कुछ कुछ कामों को मैंने अपने जूनियर्स को दे दिया, अपने अथॉरिटी को क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया। ठीक है? और डेलीगेशन में 3 चीजें हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहला अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीजन, और ये अथॉरिटी आपके पोस्ट से आता है। जितना हाई पोस्ट उतनी बड़ी, और अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप अपने सीनियर को ऑर्डर दोगे, आप किसको ऑर्डर दोगे, अपने बॉटम वाले वर्कर, अपने सब ऑर्डिनेट्स को, अरे उसको बंद कर दें और उनको बोल बाहर वेट करें। हाँ, तो अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड अथॉरिटी किसको फॉलो करता है, स्केलर चेन। ठीक है? अथॉरिटी किससे आता है, पोस्ट से आता है, हायर द पोस्ट हायर द अथॉरिटी। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, जिसमें जो जूनियर है वो अपने सीनियर को रिपोर्ट, और सीनियर अपने जूनियर से रिपोर्ट ले। पर ये जो है लिमिटेड होता है। अथॉरिटी जो है वो इरेशनल नहीं होता कि जो मना है कर लो, मन चाहे किसी को भी काम से निकाल दे, ऐसा नहीं हो सकता। अथॉरिटी के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उसी विद इन रूल्स में आपको काम करना होता है। समझ गए? पॉज कर तो एक बार। अथॉरिटी शुड बी ऑलवेज इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी, वरना पावर का क्या होगा, मिसयूज। और अगर अथॉरिटी कम और रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तुमने एक इंस्पेक्टर को बोला मैं कमिश्नर हूं, मैंने बोला तेरे को एक केस सॉल्व करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, पर मैंने उसको अथॉरिटी दी, तू किसी गवाह से, विटनेस से इंट्रोगेशन, सवाल जवाब नहीं कर सकता, क्या वो केस सॉल्व कर पाएगा? तो अगर मैंने उसको दिया है तो उसे केस भी सॉल्व करके देने के लिए तो मुझे उसको अथॉरिटी भी देना पड़ेगा कि तू विटनेस को इंट्रोगेट कर सकता है। या फिर मैंने उसको थोड़ी जा जो करना है कर, जाके गोली मार दी, वो अपने पावर का क्या किया, मिसयूज। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑब्लिगेशन टू फुलफिल एन ऑर्डर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज गोज फ्रॉम बॉटम टू। आपको किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, अपने जूनियर की या सीनियर की, सीनियर की। और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, बॉटम टू टॉप। और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को कभी डेलीगेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने अपने काम को डेलीगेट जरूर किया है, लेकिन कुछ भी गलती हुई तो मेरे को पकड़ेंगे पेरेंट्स, क्योंकि अथॉरिटी ज्यादा किसके पास है, मेरे पास। काम मैंने डेलीगेट किया है, मेन पावर तो मेरे पास है ना। जैसे टीम हारी, सबसे ज्यादा गाली कौन खाएगा, कैप्टन, क्योंकि कैप्टन वो है, भले प्लेयर ने खेला हो या
कैप्टन आप है, टीम में आप ही ने लिया, तो अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। आप अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हो, अकाउंटेबिलिटी को नहीं। मींस यू हैव टू बी आंसरेबल फॉर योर एक्शंस। इफ there is some fault, if there is some error, if something has happened, then the senior have to be accountable for his actions. Accountability delegate नहीं हो। स्कूल का रिजल्ट बिगड़ा, क्लास टीचर का प्रिंसिपल भी गाली खाएगा, क्योंकि टीचर्स को उसी ने अपॉइंट किया है। फीचर्स, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और इट फ्लोज अपवर्ड। आपको किसको आंसर देना है? अपने सीनियर को, जिसने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। अब डेलीगेशन का इंपॉर्टेंस, इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब मैंने क्योंकि काम को बांट दिया है तो मेरे ऊपर बर्डन कम है, तो मैं अपने काम पे ज्यादा फोकस कर पाऊंगा। एम्प्लॉय डेवलपमेंट मैंने बोला था, आज अगर मैं किसी को काम दे रहा हूं, उसको मैं पढ़ाने का काम दे रहा हूं, तो कल को डेवलप होगा, कल को मेरे को दूसरा ब्रांच डालना तो वहां ट्रांसफर कर दूंगा उसको। मतलब एक कंपनी जब अपने काम को देती है अपने जूनियर्स को, तो सीनियर मैनेजर्स को डेवलप कर रही है, फ्यूचर सीनियर मैनेजर्स। मोटिवेशन, एम्प्लॉय भी खुश होता है कि यार मालिक ने, मेरे बॉस ने मेरे को काम दिया है, मुझे करके दिखाना है काम, अच्छा काम करूंगा तो मेरे को प्रमोशन मिलेगा, वो मोटिवेटेड होगा। हर कोई चाहता है अपने बॉस के नजर में चढ़ना। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, ग्रोथ भी होगा कंपनी का। क्यों? आज जिसको आप काम दे रहे हो वो काम सीख रहे हैं, एक्सपर्टीज ले रहा है, कल को वही तो सीनियर मैनेजर बनेगा, और सीनियर मैनेजर बन के आपकी कंपनी के लिए और अच्छा काम करेगा। और हायरकी यही होता है, आज जो जूनियर है कल को वो सीनियर है, आज जो सीनियर मैनेजर कल को वो डायरेक्टर बनेगा। और कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आपने काम को बांट दिया, डेलीगेट कर दिया, तो बढ़िया से काम होता है, कोऑर्डिनेट होता है किसको क्या काम, और सबसे मेन मैनेजर का वर्कलोड कम हो जाता है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कई बच्चों को डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, दोनों अलग टर्म्स है। डेलीगेशन में आज भी इस कोचिंग का अथॉरिटी मेरे पास है, किस बच्चे का एडमिशन होगा, एडमिशन का बातचीत क्या करना है, फीस कैसे आएगा, कितना आएगा, ये सब आज भी मेरे पास है। मतलब ये कोचिंग अभी भी क्या है? सेंट्रलाइज, पूरा अथॉरिटी, पूरा पावर मेरे हाथ। काम मैंने बांटा हुआ है, बट उनको मैंने कोचिंग से रिलेटेड मैटर्स को डिसीजन लेने के लिए अभी भी उनको वो नहीं किया, उनको अथॉरिटी नहीं दी है। तो ये कोचिंग अभी भी क्या है? सेंट्रलाइज। लेकिन अगर मैंने उनको पावर दिया कि चलो मैं एनटीपीसी में एक ब्रांच डाल रहा हूं, उस ब्रांच का सारा पावर तुम देखो, फीस कितनी आएगी, क्या आएगी, तो मैंने क्या किया? डिसेंट्रलाइज, पावर ही दे दिया मैंने। समझ रहे हो? तो डिसेंट्रलाइज का मतलब आप अपनी अथॉरिटी ही सामने वाले को दे देंगे। डेलीगेशन कंपलसरी है, डेलीगेशन तो करना ही पड़ेगा, आपको अपने जूनियर्स को काम देना पड़ेगा, चाहे आपका छोटा सा ही शॉप क्यों, आप अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज ऑप्शनल है। जैसे अभी भी मेरा कोचिंग क्या है? सेंट्रलाइज। कंपनी छोटी है तो सेंट्रलाइज, कंपनी जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, क्या मोदी जी पूरे देश के पीएम है, उनके लिए पॉसिबल है हर पंचायत का फैसला करना? क्या है वो? डिसेंट्रलाइज। क्लास 10th में था ये, डिसेंट्रलाइज थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, पंचायत। मोदी जी के लिए पॉसिबल है पंचायत के लिए फैसला करना? पंचायत बना दिए, तुम्हारे गांव में खेत लगे, लाइट लगे, कुआं लगे, तुम डिसाइड करो। तो मोदी जी ने अपने पावर को क्या किया? क्योंकि देश बहुत, इतने बड़े देश को चलाना पॉसिबल, एप्पल का भी इंडिया हेड, एशिया हेड, यूरोप हेड होता है ना। क्यों? क्योंकि उतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाना अकेले के लिए पॉसिबल। तो डिसेंट्रलाइज मतलब आपने अपने पावर को ही सामने वाले को, और डेलीगेशन अपने कुछ काम सामने वाले को। तो मेरा कोचिंग में क्या है? डेलीगेशन है लेकिन डिसेंट्रलाइज नहीं है। तो डिसेंट्रलाइजेशन के फीचर्स, इसमें आपको पावर देना होता है, सिलेक्टिव डिस्पर्सन, आप कितना पावर देना चाहते हो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, अगर आप पावर ट्रांसफर कर रहे हो तो उनको ट्रांसफर करो जो कंपिटेंट है, केपेबल है। मैंने किसी एमेच्योर को संभालने दे दिया अपना एनटीपीसी वाला ब्रांच, तो डुबा देगा मेरे को। और डिसेंट्रलाइजेशन में आपको अपने एम्प्लॉयज को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देना पड़ता है, और आप उनको क्या देते हो? डिसीजन मेकिंग पावर। और मैनेजमेंट बहुत ध्यान से सिलेक्ट करता है किसको कितना कौन सा पावर देना है। इंपॉर्टेंस, इससे सब ऑर्डिनेट्स में इनिशिएटिव आती है, यार मैनेजमेंट ने मेरे को ये प्रोजेक्ट दिया है, मैं करके दिखाऊंगा, इस प्रोजेक्ट का पूरा पावर मेरे पास। अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो मैनेजमेंट मेरा प्रमोशन भी कर सकता है।
मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर में कितने बार बता दिया, आज जूनियर है कल को उसको काम दो, वो सेंट्रलाइज सीनियर मैनेजर बनेगा। क्विक डिसीजन, बिकॉज आपने अपना पावर दे दिया, आपके ऊपर काम का बर्डन बहुत कम हो गया, तो फैसले भी जल्दी लिए जाएंगे। रिलीफ, बर्डन कम हो जाएगा। ग्रोथ, कंपनी को बढ़ाना है, बड़ा करना है, तो डिसेंट्रलाइज करना ही, बिकॉज आप अकेले सब कुछ हैंडल। और बेटर कंट्रोल, आप कंपनी को अच्छे से कंट्रोल, बिकॉज आपके ऊपर काम का बोझ कम हो गया। लेसन ओवर। अब करेंगे कुछ केस स्टडी। हाँ, अब लेसन कंप्लीट हो गया ऑर्गेनाइजिंग। अब हम लोग करेंगे इसका केस स्टडी। चलिए स्टार्ट करते। नेशनल ब्रिटेक लिमिटेड हैज ग्रोन इन साइज, बड़ी हो गई कंपनी। इट वाज अ मार्केट लीडर बट विथ चेंजेस इन बिजनेस एंड विथ एंट्री ऑफ एमएनसी, मतलब मार्केट में नई नई कंपनियां आ गई, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इसका मार्केट शेयर डाउन हो रहा है। टू कोप विद द सिचुएशन, इसको हैंडल करने के लिए, किधर गया, हाँ, द सीईओ स्टार्ट्स डेलीगेटिंग, उसने अपने काम को क्या किया, डेलीगेशन यही तो पढ़े ना, अपने काम को अपने जूनियर्स को बांटना शुरू किया। हु ऑल्सो फेल्ट हिमसेल्फ ओवरबर्डन, उसको लगा वो उसके ऊपर काम का बोझ बढ़ गया है। जनरल मैनेजर को डबल काम मिल गया, वो पहले से ही काम कर रहा था, अब उसको और काम दे दिए। एंड विद द अप्रूवल ऑफ सीईओ डिस्पर्सेस सम ऑफ हिज अथॉरिटी टू वेरियस लेवल्स, उसने क्या किया, उसने मैनेजर उसको बोला, किसको, सीईओ को, कि मेरे पर काम का बहुत बोझ हो जा रहा है, अब मैं आपके ऑर्डर से आप मुझे परमिशन दीजिए ताकि मैं भी अपने काम को अपने जूनियर्स को दूं। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, डिसेंट्रलाइजेशन, अपने काम को लोगों को क्या दे रहे, डिस्ट्रीब्यूट करें, क्यों, ताकि अपने पर काम का बर्डन कम हो सके। तो क्या है ये, डिसेंट्रलाइजेशन। अगला, स्टेट वेदर द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन इज फॉलोड इन इनफॉर्मल। नो, फॉर्मल चेन में स्केलर फॉलो होता है, इनफॉर्मल में जहां गॉसिप्स होती है, बातचीत होती है, इनफॉर्मल अनऑफिशियल बातचीत, क्या वहां पे स्केलर चेन फॉलो होता है कि मालिक कोई भी कुछ भी बात करता है। अगला, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ नो डेलीगेशन, अगर डेलीगेशन ना हो क्या होगा, हरप्रीत बता, पूछ रहा हूं, बिना ऑप्शन, अरे ओवरबर्डन हो जाएगा, जो वर्क मैनेजर है वो क्या हो जाएगा, उसका परफॉर्मेंस इफेक्ट होगा। चल बता, नेम द प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस, जब लोगों को हम काम देते हैं, क्या बोला, उसको जिम्मेदारी दे रहे हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पावर भी दे रहे हो, अथॉरिटी, और उसको अकाउंटेबल भी बना रहे हो कि अगर वो काम नहीं कर पाया तो आप उससे जवाब लोगे, डेलीगेशन। और इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन का, जो वर्कर्स है उनके ऊपर, जो मैनेजर उनके ऊपर बर्डन कम होगा, जो वर्क है वो स्पीड अप हो जाएगा, काम एफिशिएंटली होगा, फ्यूचर हायर की, आज उसको काम दे रहे हो, कल को वो सीनियर मैनेजर बनेगा। पॉज कर। हाँ, तो ये था उसके इंपॉर्टेंस। अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का रिलेशन क्या है, अथॉरिटी डेलीगेट आपको देना पड़ता है, सामने वाले को दे तो काम नहीं होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी वो भी आपको डेलीगेट करना पड़ता है, बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। याद है कल मैंने बताया था, आप अगर किसी को काम दे रहे हैं, आप जिम्मेदारी से भाग, कल को कुछ फॉल्ट हुआ, यू आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल, मतलब अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। और अथॉरिटी टॉप टू बॉटम, अब अपने जूनियर को ऑर्डर दोगे, और रेस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू टॉप, अब अपने ऊपर वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा। पढ़ाई में ध्यान दीजिए आप, लावण्या पढ़ाई में ध्यान दो। द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड, कितने वर्कर को एक मैनेजर अच्छे से हैंडल कर सकता है, क्या बोलते हैं उसको, कल ही बताया था। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक मैनेजर अपने अंडर में कितने वर्कर को अच्छे से संभाल सकता है, क्या बोलते हैं उसको, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो ग्रुपिंग होती है, क्या बोलते हैं उसको, एक ही बिजनेस है, अलग अलग डिपार्टमेंट, दो तरह का ऑर्गेनाइजेशनल होता है, कल बोला था, फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल एक ही बिजनेस है बोला मैंने, अलग अलग बिजनेस है तो डिविजनल।
एक ही बिजनेस और अलग अलग डिपार्टमेंट हो तो क्या है वो, फंक्शनल। किरण इंडस्ट्री इज अ कंपनी मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाने वाली कंपनी। कंपनी चूज टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशंस, अपने बिजनेस को बढ़ाने का सोच रही है। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि तुम्हारा जोमेटो अब टिकट बिजनेस में भी उतर रहा है, तो इसने भी डिसाइड किया अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करेगी। इट चोज टू डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस, ताकि इसका ग्रोथ बढ़े और मार्केट में शेयर बढ़े। प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे ऑप्शंस को जनरेट किया गया और डिस्कस किया गया मेंबर्स के बीच में। आफ्टर इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव, सुखविंदर, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डिसाइडेड दैट दे शुड ऐड होम इंटीरियर्स। मतलब फर्नीचर के साथ हम क्या जोड़ेंगे, होम इंटीरियर्स, और इससे नया बिजनेस चालू हो। नेम द फ्रेमवर्क, फंक्शनल या डिविजनल, डिविजनल क्यों, बिजनेस को चेंज कर दी, डाइवर्सिफाई कर दी। जैसे टाटा होटल भी है, नमक भी है, ऐसे। स्टेट एनी टू लिमिटेशंस, डाइवर्सी डिविजनल स्ट्रक्चर का लिमिटेशन, हर कोई अपने डिपार्टमेंट में ध्यान देता है, ओवरऑल पे ध्यान। दूसरा, डिविजनल में मोर कॉस्ट मोर टाइम, ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, लगते कि नहीं लगते, तो ये सब उसके क्या है, लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस। कॉन्फ्लिक्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट, मेरे को ज्यादा बजट दो, मेरे को ज्यादा बजट दो। अगला, शान स्पाइसेस लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ डिफरेंट फूड स्पाइसेस, मसाले बनाने की कंपनी है। राजमा मसाला, छोले मसाला, आलू पराठा। मिस्टर राघव जो कंपनी का ओनर है, उसने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स। 30 एम्प्लॉयज उसके कंपनी में काम कर रहे, कितने, 30। प्लानिंग को उसने बहुत इंपॉर्टेंस दिया, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस दिया, और उसका मानना है इफेक्टिव प्लानिंग लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ गोल्स, बिना प्लानिंग के गोल अचीव नहीं हो सकता। तो अपने एम्प्लॉयज को ऑब्जेक्टिव्स में फोकस कराने के लिए उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि काम के दौरान कोई गॉसिप, नो गॉसिप, ओनली ऑफिशियल वर्क, फॉर्मल। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया, अगर सिर्फ काम की बातचीत है, क्या है वो, फॉर्मल। ही मेड सर्टेन रूल्स, उसने बहुत सारे रूल्स बना दिए ताकि इंप्लॉयज दूसरे डिपार्टमेंट पे जाके वो ना कर सके, क्या ना कर सके, काम के दौरान बातचीत ना करें। ही एम्फेसाइज्ड ऑन वर्क परफॉर्मेंस, उसने काम पे ज्यादा फोकस किया। कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल का फीचर, कितने सारे फीचर है, ओनली ऑफिशियल वर्क, नो पर्सनल रिलेशन, ठीक है ना, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। तो क्या है ये उसके फीचर्स, किसके, फॉर्मल। व्हाट वाज द पर्पस, क्या पर्पस था रूल्स बनाने के पीछे, कि पर्सनल कम्युनिकेशन ना हो। बताओ, इनफॉर्मल में जो गॉसिप्स होते हैं, जो एक डिसएडवांटेज है, उसको रोकने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल ने ऑर्डर दिया स्टाफ को कि स्टाफ दे विल बी अलाउड टू सिट इन द स्टाफ रूम सिचुएटेड इन देयर ब्लॉक, सिर्फ अपने जगह में बैठेंगे, कोई टीचर दूसरे के स्टाफ रूम में नहीं जाएगा, और स्कूल आवर्स में सिर्फ काम की बातचीत के लिए आपस में मिलेंगे। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल। अब फॉर्मल का डिसएडवांटेज, नो पर्सनल रिलेशन, ओनली वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्कर्स गेट इरिटेटेड बिकॉज उनके ऊपर काम का बर्डन हो जाता है, एंड नो पर्सनल टच, कोई पर्सनल टच। ये सब किसका डिसएडवांटेज है, फॉर्मल का। और नो ह्यूमन इमोशंस, कोई इमोशंस पे ध्यान नहीं। विशाल एक ऑटो कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर है, उसने अपने सुपरवाइजर के साथ मीटिंग की और उनको टारगेट दे दिया, 1 महीने में 1000 गाड़ी प्रोड्यूस आपको करना है, और उसने अपने काम को अपने वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या है ये, डेलीगेशन। आवाज नहीं आनी चाहिए तुम लोग की एकदम। एक मैनेजर ने इंक्रीज द प्रोडक्शन टारगेट फ्रॉम 500 टू 700 यूनिट्स, बट द अथॉरिटी टू ड्रॉ रॉ मटेरियल वाज नॉट गिवन। मतलब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी पर अथॉरिटी नहीं दी, क्या वो टास्क को पूरा कर पाएगा, क्या
नहीं हो पाया, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में मैच नहीं हो पाया। बस इसी टाइप के ही हैं सब। कृपाल सिंह एक दिल्ली में पेट क्लिनिक खोलता है, जानवरों का अस्पताल। क्लिनिक को वेटरिनरी डॉक्टर चला रहे हैं, जो जानवरों के स्पेशल डॉक्टर होते हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर। किरल पेट इन स्पेशल एफर्ट्स टू इंप्रूव इंटरपर्सनल, किरत ने ध्यान दिया कि डॉक्टर्स के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, मतलब काम के साथ साथ उनके बीच में दोस्ती भी। तो जब वो एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट करता है, हर साल वो एक पिकनिक, ताकि उस काम से उनको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी, और वो एम्प्लॉय से सजेशंस भी लेता है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? इनफॉर्मल पिकनिक। हाँ, तो पिकनिक विकनिक लेके जा रहा है। इनफॉर्मल का एडवांटेज पर्सनल टच, ह्यूमन इमोशंस, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। और डिसएडवांटेज र्यूमर्स फैलते हैं, नो ऑफिशियल वर्क इज डिस्कस्ड, और आदमी अपने पर्सनल गोल पे ध्यान देता है, कंपनी के गोल पे ध्यान। तो इस तरह से आपका ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर विद केस स्टडी कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके पूरे 12th की जर्नी के दौरान स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ है। हैव अ गुड डे।